जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग प्रीवियस ईयर के सेट छठे सेट को डिस्कस करने वाले हैं और ये सेट हमारा 28 मार्च 2021 के हुए एग्ज़ाम का है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, अग्नि 6 मिसाइल की सीमा क्या है? तो अग्नि 6 मिसाइल की सीमा जो है ना, ये 8000 से 12000 किलोमीटर तक का है। तो 12000 किलोमीटर तक का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8000 से 12000 किलोमीटर मतलब 12000 किलोमीटर तक का है। और ये जो अग्नि 6 मिसाइल है ना, ये महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको डीआरडीओ ने इसको बनाया है और ये उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से इसका परीक्षण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महालवारी प्रणाली की शुरुआत की गई? ये महालवारी प्रणाली थी। महालवारी प्रणाली की शुरुआत जो है ना, ये उत्तर पश्चिम प्रांत में किया गया था। उत्तर पश्चिम प्रांत में कौन कौन से आ जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, मध्य प्रदेश हो गया और साथ ही साथ पंजाब के क्षेत्र में ये महालवारी व्यवस्था शुरू की गई थी। और ये महालवारी व्यवस्था जो है ना, ये 1822 ईस्वी में ये शुरू किया गया था और इसके प्रस्तावक जो थे वो लॉर्ड मैकेंजी थे। लॉर्ड मैकेंजी महालवारी व्यवस्था के प्रस्तावित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में पहली ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पहली ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। भारत में पहली ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में। और ये बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और ये डेट था 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच। बॉम्बे उस समय बॉम्बे कहा जाता था। बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है, दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन सा था? तो चोल का जो है ना, चोल साम्राज्य का सबसे अधिक प्रतिद्वंदी जो था वो सबसे अधिक लड़ाई कल्याणी के चालुक्य के साथ हुआ था। तो कल्याणी के चालुक्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन धौलाधार श्रेणी के एक महत्वपूर्ण जनजाति है? तो धौलाधार श्रेणी में जो है गंडी जनजाति पाया जाती है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो लेप्चा है ये सिक्किम में पाया जाता है और थारू जनजाति नेपाल में, साथ ही साथ अपने बिहार में भी थारू जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल में अमरकंटक का पठार किस नदी का उद्गम है? मतलब अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, साथ ही साथ सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। चंबल, ये जो चंबल है ये जनापाव पहाड़ी से निकलती है। जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। गंडक नेपाल से निकलती है। नेपाल से ये उद्गम स्थल नेपाल में है। और ये जो घग्घर नदी है, ये घग्घर नदी का हिमालय के शिवालिक पहाड़ी से जो है ना, घग्घर नदी हिमालय के शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संतोष कप और सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो संतोष कप और सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मुहाना या फिर एस्चुरी की बात करें, एस्चुरी, मुहाना या फिर एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी बनाती है, बाकी नदी डेल्टा बनाती है। और ये नर्मदा और ताप्ती नदी है ना, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बढ़ती है। साथ ही साथ इसके बारे में ये कहते हैं कि रिफ्ट घाटी से होकर ये दोनों नदी गुजरती है, इसीलिए ये मुहाना एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है,
अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल देश की अगर बात करें तो चिली देश में है और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अश्विनी बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो अश्विनी बोपन्ना का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। और डूबते सूर्य के देश की बात करते तो वो ब्रिटेन को कहा जाता है डूबते सूर्य का देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, अजमेर में आधा दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन होना चाहिए था, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, तिरहुत लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तिरहुत लिपि का प्रयोग जो है ना मैथिली भाषा लिखने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ संस्कृत भाषा लिखने के लिए भी तिरहुत लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस तिरहुत लिपि को जो है ना, तिरहुत लिपि को या तो मैथिली लिपि भी कहा जाता है या फिर इसको जो है वैदेही लिपि भी कहा जाता है। वैदेही लिपि भी कहा जाता है तिरहुत लिपि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो हम लोग जानते हैं प्लेग जो बीमारी होती है वो चूहा से फैलती है, जबकि कुत्ता और बंदर से रेबीज फैलता है के काटने से, और मच्छर के काटने से मलेरिया, और साथ ही साथ डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? जब गोली को या तोप को दागा जाता है तो वो पीछे की ओर धक्का देता है, क्यों? तो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसके कारण। और न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, साथ ही साथ इसी को पहले नियम को ही कौन सा नियम कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम भी, पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ये सिर्फ क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, लोहा का अयस्क कौन सा है? तो लोहा का अयस्क इसमें चारों में से जो है ना ये हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, क्यूपराइट तांबा का अयस्क है, बॉक्साइट जो है ना ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया से होती है? तो कोशिका की जो विभाजन होती है माइटोसिस प्रक्रिया से होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है ना, कोशिका का 2 बार विभाजन होता है, 2 विभाजन होता है। एक केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक के विभाजन होने के बाद जो है ना वो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है, एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आरंभ कर दे तो स्प्रिंग तुला के पाठ में क्या होगा? एक वायु अवरुद्ध पिंजरा है और उसके स्प्रिंग पर जो है ना, स्प्रिंग तुला पर एक तोता बैठा है। अगर उसके अंदर में तोता उड़ना शुरू कर दे तो स्प्रिंग तुला में क्या होगा? तो स्प्रिंग का तुला जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? वायु में नाइट्रोजन 78% है, जबकि ऑक्सीजन कितना है? 21%। एक सेट में हमने गलती से ऑक्सीजन 47% करवा दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वायु में नाइट्रोजन जो है वो 21% है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद बाकी 0.03% जो है ना वो, या हाँ 0.03% या फिर 0.04% जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी अन्य गैस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो है ना, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। अच्छा एक चीज़ और याद आया, एक किसी सेट में जो है ना किसी सेट में एक और गलती हो गई थी। ऐसे आंसर तो सही लगवाया था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में, वो साहित्य के लिए मिला था। और कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि के लिए। और उस सेट में हमने आंसर तो रविंद्रनाथ टैगोर लगवा दिया था, लेकिन उसमें हमने लिख दिया कि साहित्य की जगह हमने शांति में लिख दिया कि शांति के क्षेत्र में मिला था, तो वो एक हमसे बोलने में गलती हो गया था। साहित्य लिखने की जगह शांति लिख दिए थे। बाकी उस क्वेश्चन का आंसर सही लगवाए थे कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार
रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, प्रथम भारतीय में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है। तो बल का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है ना, इस क्वेश्चन में कुछ हमें डाउट है कि इस चारों ऑप्शन में से कोई है नहीं। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है, ठीक है, और डाइन भी है लेकिन एमकेएस नहीं है। एमकेएस पद्धति में क्या होता है ना, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक हो जाता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जो कि इस ऑप्शन में कहीं दिखा नहीं। चलिए तो इसको याद रखना है, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वॉट जो होता है ना वो शक्ति का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो पानी का घनत्व तो कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इसी वजह से क्या होता है ना, नदी और झील में ऊपर का पानी तो जम जाता है लेकिन नीचे का पानी का जो तापमान रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसकी वजह से नीचे वाला पानी नहीं जमता और जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आयतन की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है, आयतन न्यूनतम, और घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए ऑब्वियसली बात है कि दूरबीन का प्रयोग किया जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है। तो भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ है। और जबकि रिएक्टर से क्या होता है ना, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, इसमें 1 2 3 4 करके जो है ना 10 तक रहते हैं, स्केल रहते हैं। चलिए तो भूकंप मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ताप का सर्वाधिक सुचालक कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि चांदी विद्युत का सब, ताप और विद्युत दोनों का, उष्मा और विद्युत का दोनों का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी किसका मात्रक है। तो कैलोरी उष्मा का मात्रक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी इन सब में मात्रक कोई नहीं है, इन सब का मात्रक है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, शक्ति का वॉट हो जाएगा, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवर का मुख्य कार्य क्या है। लीवर ये शरीर के अंग की बात कर रहा है। लीवर ये तुला वाला लीवर नहीं, लीवर जिसको जिगर भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, लीवर जिगर। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो पाचन क्रिया में ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्कोहल का हिमांक क्या है। तो हिमांक मतलब जमने की बात कर रहा है, एल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ ना कुछ डाउट है, कुछ ना कुछ क्या डाउट ही डाउट है। इस एल्कोहल का जो हिमांक होता है लगभग -115 डिग्री सेल्सियस, 114 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो किसी ऑप्शन में है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा गणित का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से समय पर अपने तय स्थान पर पहुंच जाती है। मतलब ये है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो अपने स्थान पर जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी दूरी होगा, वहां पहुंच जाती है। अगर वो अपना चाल घटा देती है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तो इसको 15 मिनट देरी हो जाता है। देरी होने का मतलब है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। बाद वाले में कम लिया और बाद वाले में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये 15 मिनट की देरी हो या पहले पहुंच जाए, इसका मतलब ये समझना है कि दोनों के समय का अंतर है 15 मिनट। ऑब्वियस सी बात है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा में कम समय लगेगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा में ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या करते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमें पता नहीं हो, चाल, बाद वाला चाल कितना 35, बाद वाला पहले रखना होगा ना, क्योंकि अंतर में बड़े नंबर को पहले रखते हैं, और बाद वाले चाल में इसको ज़्यादा समय लग रहा है। और दूसरा दूरी कितना है पता नहीं, वही दूरी होगा, और उसका चाल है 40, और इसी दोनों का अंतर है 15 मिनट के बराबर। मिनट को घंटा में बदल लेते हैं, 15/7 घंटा में क्यों बदलें, क्योंकि ये जो चाल था ना, ये चाल दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में था। इसको सॉल्व करते हैं। 40 गुना डी 40D, 35 गुना डी 35D। 40D में से 35D निकल जाएगा, क्या मिलेगा 5D। और नीचे में क्या करते हैं, दोनों को गुना करके 35 गुना 40 बराबर में क्या है, इसको कैंसिल कर लेते हैं 4 बार में 1/4, और कैंसिल करते हैं 4 से कट जाएगा ये 10 बार में, कोना कोना से गुना करना है, काटना नहीं। 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो इधर तो कुछ नहीं, सिर्फ डी बचा। इधर तरफ क्या बन जाएगा, 35 गुना 2 गुना 1, 35 गुना 70 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है भैया। 5 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो 6 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो x दिनों में करेंगे। 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना क्या आ गया? 5 दूना हो गया 10। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित संख्या 6.2/5 को भिन्न के रूप में बदले। सिंपल सा सवाल है, इसको तोड़ लेते हैं। 6 पचे 30 और ऊपर 2 को जोड़ देते हैं 32। 30 और 2 हो गया 32 और नीचे में तो 5 ही रहेगा। 32/5 कहाँ है भैया? तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 56/25 है? अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा कैसे निकालते हैं? भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल का रूट कर देते हैं। तो ये 56/25 का रूट निकाल लेते हैं। लास्ट में 5 है ना, 2 अंक के बाद लाइन दे देते हैं। लास्ट में 5 है तो वर्गमूल में भी क्या होगा? 5 ही होगा। और ये देखते हैं 56 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो हम कहेंगे 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। इन दोनों में से छोटा नंबर लेना होता है 75। भुजा 75 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है? तो परिमाप पूछा है। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? भुजा में 4 से गुना कर लेते हैं। 75 गुना 4 क्या हो जाएगा? 300 मीटर है तो मीटर, 300 मीटर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राम प्रतिदिन 0.50 रुपए का समाचार पत्र खरीदता, बहुत ही सस्ता समाचार पत्र खरीदता है। 0.5 रुपीज़ का मतलब क्या है? 50 पैसा, ऐसे समझते हैं। 50 पैसा आधा रुपये, एक दिन में आधा रुपये खर्च होता है इसका। तो जनवरी माह में उसे कितने पैसे का भुगतान करना होगा? तो जनवरी में 31 दिन होते हैं ना, तो आधा रुपये हर दिन 50 पैसा या आधा रुपये देना पड़ता है। तो 31 दिन में कितने देने पड़ेंगे? 31/2। 31/2 का मतलब क्या हो जाता है? 15.5 रुपये इसको देने होंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है? तो बीजगणितीय योग इसमें हमेशा 0 होता है। चलिए ये तो डायरेक्ट थ्योरी से सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का सवाल है। 2 से 3 हुआ, 1 बढ़ा। 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ा। 5 से 9 हो गया, 4 बढ़ गया। 9 से 16 हो गया, 9 से 17 हो गया। 9 8 17, फिर 8 से कितना हो गया? 16। यहाँ 16 बढ़ा। अब सही जगह देखें तो 2 गुना 2 गुना होते बढ़ रहा है। 8 गुना 16, 16 दुना 32 आगे बढ़। अच्छा यहाँ तो 32 बढ़ ही रहा है, तो आगे कितना बढ़ जाएगा? 32 दुना 64 बढ़ जाएगा। तो 65 और 64 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 129। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्या x और y है जहाँ y x का गुणज है। ये कह रहा है ना कोई दो संख्या x और y है, और x है और y है, और y जो है ना, ये y जो है इसका गुणज है। इसका मतलब ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि x 2 है और y इसका गुणज, y 2 का गुणज, कोई भी गुणज ले, गुणज 4 6 8 10 कुछ भी ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम पूछेंगे तो क्या होगा? गुणज अगर है तो जो बड़ा संख्या होता है, जो गुणज होता है वही एलसीएम होता है। जैसे एक संख्या अगर 3 लेते हैं और इसका एक गुणज कोई भी ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? जो गुणज होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो y गुणज है ना, y, x का गुणज कौन है? y, तो उन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? y ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग क्या होगा? 3 से विभाजित होने वाले विषम पूर्णांक शुरू करते हैं, कहाँ से होगा? 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 6, 6 बोला है विषम पूर्णांक, 6 तो विषम नहीं है। उसके बाद 9 होगा, फिर आगे बढ़ते हैं तो 15 होगा विषम पूर्णांक। इसी तरीके से 100 से पहले का विषम पूर्णांक कौन सा? 99। पहले ये देख लेते हैं इन सब के बीच में कितने संख्या आते हैं। n बराबर क्या होता है? n बराबर फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। तो 99 में से 3 माइनस कर लेते 96, और डिफरेंस कितने का चल रहा है? तो 6 का डिफरेंस चल रहा है, प्लस हो गया 1। 6 से 96 कट जाएगा कितने बार में? 16 बार में। 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17। n मिल गया 17। अब योग का फॉर्मूला लगा देते हैं। योग का फॉर्मूला क्या होता है ना? योग का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट हो जाता है। n अभी तुरंत हम लोग 17 निकाले थे, 17/2 और लास्ट प्लस फर्स्ट 96 और 3 कितना हो जाएगा? 99 और 3 102। इसको काट लेते हैं 51 बार में। अब 17 और 51 को गुना कर लेते हैं। 17 एकम 17 का 7, बाकी हो गया 1, 17 पचे 85 और 1 86, 867। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये भी
अभी हम इसको देख रहे थे तो कुछ विशेष ये हमें समझ में आया नहीं, तो इसको अभी यहीं रखते हैं, किसी दूसरे वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक चाहिए, ठीक है, 40% अंक इसको चाहिए। सभी प्रश्नों पर समान अंक है, ठीक है, हर एक प्रश्नों पर एक जैसा अंक मिलेगा। कितना मिलेगा पता नहीं। एक अभ्यर्थी ने कुल प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को हल किया। टोटल कितना प्रश्न था पता नहीं, लेकिन उसमें से 15 प्रश्न को सही किया, सॉरी बनाया, जिसमें से 10 उत्तर सही हुआ, और वो 10 उत्तर ही सही कर पाया, कोई नेगेटिव अंक नहीं है, सवाल में कहीं चर्चा नहीं है। 15 प्रश्न बनाया जिसमें से 10 ही उसका सही हुआ, और वो परीक्षा पास भी कर गया। इसका मतलब है 10 सही हुआ पास हो गया ना, पास होने के लिए अंक चाहिए 40%। इसका मतलब यही है कि 40% अंक लाने के लिए 10 क्वेश्चन का सही होना जरूरी है। इसलिए टोटल अंक पूछा है तो 100% बराबर निकाल लेते हैं, कोना कोना काटना नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो क्या मिल जाएगा, इधर तो कुछ बचा नहीं, इस कोने में से 25 बचा। कुल अंक कितने, सॉरी कुल कितने प्रश्न हैं, तो 25 प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब कुछ जोड़ है, ऐड है, इसको 2.81 है और 0.002 है, फिर उसके बाद एक और है 0.01 है, जोड़ लेते हैं इसको। यहाँ कुछ नहीं तो 2 ही हो गया, एक और एक 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, 2.822, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x बराबर 3 दिया है, तो x² + 1/x² का मान पूछा है। तो भाई साहब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मिला, a + b का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर का मतलब 1/x का होल स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का होता है 1/x² प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पर x और बी के जगह पर 1/x, बराबर में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो x से x खत्म हो गया, प्लस 2 को इधर भेज देते हैं, -2 हो जाएगा। तो x + 1/x² बराबर क्या मिला, 9 में से 2 चला गया 7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मेज और 3 कुर्सी का कुल मूल्य 3500 रुपये है। 3 मेज 2 कुर्सी का कीमत 4000 रुपये है, तो एक कुर्सी और एक मेज का दाम पूछा है। चलिए इसको बनाते हैं, सिंपल सा सवाल है, बस बारीकी से बनाना होगा। 2 मेज है, 2m लिख लेते हैं, और बोला है कि 3 कुर्सी है, 3c लिख देते हैं, चेयर, इसका दाम है 3500। अब आगे कह रहा है कि 3 मेज है, 3 मेज है और 2 कुर्सी है, 2 चेयर है, और इसका दाम है 4000, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है एक कुर्सी एक मेज का दाम, मतलब m और c दोनों का वैल्यू निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, c को रिमूव अगर करना चाहे, यहाँ 2 है तो ऊपर में 2 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुना कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा, 2 से गुना करने का मतलब इसमें भी तीनों में 2 से गुना, तो 2 दूना हो गया 4m प्लस 3 दूना 6m बराबर 35 दूना 70, 7000। फिर 3 से गुना करने का मतलब तीनों में 3 से गुना, 3 तिया 9m प्लस 3 दूना 6m और बराबर में 4 तिया 12000। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, एक 6m प्लस में 6m माइनस में खत्म हो गया। 4m में से -9m जाएगा -5m बराबर 7 में से -12, 7000 में से -12000 आएगा तो -5000, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 5 से 5000 कट गया 1000 बार में। तो मेज का दाम तो निकल कर आ गया 1000। अब क्या करते हैं ना, m का वैल्यू इसमें रख लेते हैं, m का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो m बराबर 1000, 1000 गुना 2 2000, ये 2000 और 2000 को इधर भेजकर 3500 में माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ बचा है 3c को भूलना नहीं है। अब बराबर 2000 उधर भेजकर माइनस किए थे, 3500 में से 2000 निकल गया 1500। तो क्या आ जाएगा, 3 से 1500 कट जाएगा 500 बार में, तो कुर्सी का दाम कितना आ गया 500। तो इस दोनों का योग पूछा है, तो 1500 कितना हो जाएगा, तो 1500, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा सवाल है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 8% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा। जब भी ये अधिक अंकित करने की बात बोले, कितना अधिक अंकित करे, छूट दे, लाभ हो हानि हो, ऐसे सवाल में क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज़ करना है, m - d
माइनस एम डी बाय 100। अगर इसका पूरे का वैल्यू प्लस में आया तो लाभ होगा और माइनस में आया तो हानि होगा। अब एम क्या है, कितना परसेंट बढ़ाकर छापा, वो मेरे पास है नहीं, वही पूछा है। डी क्या है, डिस्काउंट जो 10 दिया है। फिर माइनस एम पता नहीं है और डी के जगह पर 10/100 बराबर में लाभ हुआ है तो प्लस में रख लेंगे कितना, 8। हो गया, सॉल्व करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, -10 को उस तरफ भेज देते हैं, +10 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m -m/10, ये बचेगा m - m/10। इसको माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 9m/10 बराबर में क्या, -10 उधर जाके +10 हो गया ना, तो 8 + 10 कितना हो गया, 18। 9 से 18 कट गया 2 बार में, m बराबर क्या मिल जाएगा, 10 दूना 20%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 5 वर्ड दे रखा है, क्लियर, कॉन्स्ट्रैक्ट, बोश, कॉन्स्टेंटली और चेक्ड। कह रहा है कि इसको वर्णानुक्रम में सजाने पर अंत से दूसरे स्थान पर, लास्ट से दूसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए सजाते हैं। सबसे पहले तो बी वाला आ जाएगा, ये बोस भैया आ जाएंगे, इसका कहानी ख़त्म है। फिर अगर देखें सब में सी 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 है और सी के बाद इसमें एल, इस वाले में एल है, यहाँ पर एल है और यहाँ एच है और इसमें ओ है और इसमें भी ओ है। तो पहले कौन आएगा, एल आएगा, एच आएगा या फिर ओ आएगा, तो हम कहेंगे पहले एच आएगा, इसका मतलब सी एच वाला हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे इसका भी कहानी ख़त्म। अब एल वाला आएगा, ओ आएगा या पहले एल आएगा, तो एल आएगा, इसका मतलब सी एल वाला आएगा, इसका भी कहानी ख़त्म। अब मेरे पास बचा है 2, एक ये बचा, एक ये बचा, देखते हैं। सी ओ एन दोनों में, फिर इसके एन के बाद है टी, इसके बाद है एस, तो पहले टी या पहले एस, तो पहले एस, इसका मतलब CONS वाला आएगा, फिर लास्ट में ये वाला आएगा CONST वाला। तो अंत से दूसरे नंबर पे पूछा, अंत से दूसरे नंबर पर CONS वाला कौन सा था, ये कॉन्स्टेंटली। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट में पूछा है निम्न भिन्न शब्द का चयन करें। तो शब्द कौन सा है, लोहार, दर्जी, नाई और बढ़ई। इसमें जो उत्तर है ना, ये नाई हो जाएगा। अब नाई क्यों हो जाएगा, बाकी 3 जो है ना, लोहार, दर्जी और बढ़ई, ये हमें कोई ना कोई नया सामान बनाकर देता है और नाई कोई नया सामान बनाकर नहीं देता है, बाकी वो बदले में सामान भी लेता है और रुपए भी गया। चलिए अब ये सीरीज है, ए 1 नंबर पे होता है और बी 2 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, फिर ये के 11 नंबर पे, 16 नंबर पे। देखते हैं कैसे बैठा दिया है। 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, पता नहीं फिर 3 बढ़ जाए, फिर 4 बढ़ जाए, फिर यहाँ 5, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3, यहाँ 4 से यहाँ कितना होगा, 3 बढ़ेगा, 4 3 7, 7 पर क्या होता है, जी, 7 पर जी होता है। जी में 4 बढ़ाते 11 होगा क्या, 7 4 11, हाँ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जी आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या सीरीज है इसका। आर से एस हुआ है, मतलब एस से 1 कम हुआ है, एल से 1 कम हुआ है, ओ से 1 कम हुआ है और डब्ल्यू से 1 कम हुआ है। हम भी कम कर लेते हैं, लास्ट से करते हैं, शुरू से आंसर तो दिक्कत है। डी से 1 कम होगा तो क्या मिलेगा, सी। भाई साहब एक ही ऑप्शन में लास्ट में सी है, ऑप्शन नंबर डी। यही है ट्रिक, ऐसे हम लोग लॉजिक से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न शब्द का चयन करें। इन सब में से भिन्न कौन सा है, ट्रेन, पहिया, नाव, बस। बस नाव, तो बस में सवारी करते हैं, नाव में भी सवारी करते हैं, पहिया में भैया कैसे सवारी करेंगे, ट्रेन में भी सवारी करते हैं, पहिया में सवारी नहीं करते हैं। इन सब का एक पार्ट है पहिया। तो चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।